और 62nd मुलाकात हमारी कब है? 62nd मुलाकात हमारी कब है? जुमे के बाद। किताब दीजिएगा एक प्लीज। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हुक्म। सेकंड टाइम क्लास अपलोड होगी? अपलोड क्या होता है? जिस तरह स्टेटस अपलोड करते हैं वो यूट्यूब पे। अच्छा, मैंने कहा शायद व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड होगी या फेसबुक पे होगी। जी बिल्कुल हो जाएगी अपलोड। आप नहीं आना चाह रहे? दिक्कत है? क्या दिक्कत है मेरे भाई को? बकरे लेने जाना है मेरे भाई ने कि बकरे बेचने जाना है मेरे भाई ने? जी सर हुक्म करें, क्या दिक्कत है मेरे भाई को? अगर मैं भाई की कोई मदद, क्या क्लास कैंसिल कर देते हैं भाई के लिए? भाई हुक्म करे एक दफ़ा। भाई एक दफ़ा हुक्म तो करे। अच्छा टिकट है, मुझे लगा दिक्कत है। दिक्कत है, टिकट है, दिक्कत है, टिकट है। किधर की टिकट है मेरे भाई की? मुल्तान। यार ये मुल्तान है, या तू खुदा का खौफ कर यार। कितने बजे की टिकट है? कितने बजे की है टिकट? देख तेरे लिए मैं क्लास कैंसिल कर सकता हूँ, तू मेरे लिए टिकट कैंसिल नहीं कर सकता। देख ले तब तू, बस देख ले मेरा भाई, बस ठीक है। 61 लेक्चर के बाद ये सलाह दिया तूने मुझे। सवाल नंबर 38 चले जी। Under the provisions of income tax ordinance and rule made thereunder, compute total income, taxable income and net income tax payable by or refundable to आकाश for tax year 2022। आकाश तो आसमान को कहते हैं मेरे ख्याल में। ओके इग्नोर करें जी मिनिमम टैक्स को और शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ये सवाल कितने लोग करके आए हैं ही थोड़े से, आज सारे भाग भूग गए। कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा। उससे पहले आए क्या पूछेगा? Akash Kumar owns an industrial undertaking under the name and style of Prem Ji and Company, which is engaged in the business of manufacturing fast-moving consumer goods. Following information is available from PJC's records for the last year ended 30 June 2022. Loss before tax for the year was 87 million। तो सर लॉस 87 मिलियन है, ठीक है जी। तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने बस इस सवाल को ना 87 नेगेटिव कर देना, ठीक है जी। तो बस आप 87 नेगेटिव इसको रखेंगे तो बाकी सवाल आपका बिल्कुल रूटीन तरीके से शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इस सवाल में ना उसने आपको न्यूमेरिकल का चेहरा नहीं दिया हुआ, ऐसे ही है ना? इस सवाल में न्यूमेरिकल का चेहरा नहीं है तो सर कोई मसला नहीं, हमने चेहरा क्या करना है, हमें तो किरदार से गर्ज है। ऐसे ही है, अक्सर ऐसे सवाल आए हैं जिसमें चेहरे पे से कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली हमें, ठीक है, चेहरे में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली हमें, तो बस ठीक है मेरे भाई, फिर हम किरदार पे फोकस करते थे। आइए किरदार पे फोकस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है जी अ पेनल्टी ऑफ ₹2 मिलियन फॉर द लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। हमने एक कस्टमर को लेट डिलीवरी की और 20 लाख रुपया हमने जुर्माना पे किया। क्या करना है जी इसका? जी हाँ जी बिल्कुल सर, ये अलाउड है, इट इज़ अलाउड एज एक्सपेंस, तो इसको क्या करेंगे हम? इग्नोर करेंगे। फिर क्या शामिल है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? कमीशन ऑफ ₹2.5 मिलियन विच वॉज पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर लियाकत बशीर ऑन सेल ऑफ PJC's प्रोडक्ट्स ऑफ 50 मिलियन। 50 मिलियन की चीज़ें लियाकत बशीर साहब ने हमें पे की होंगी और उसके बाद हमने 2.5 मिलियन उसको कमीशन पे कर दिया होगा। दीज प्रोडक्ट्स आर कवर्ड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। और सर कुछ फीलिंग आ रही है और कुछ याद आ रहा है कि नहीं? क्या पॉइंट था वो सेक्शन 21 में कि अगर आपने 3rd शेड्यूल वाली चीज़ें बेची और उस बेचने पे किसी शख्स को कमीशन पे किया तो कमीशन माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी अगर वो शख्स ATL में नहीं है, ऐसे ही है। और उसने आगे कह दिया कि नेम ऑफ लियाकत बशीर इज़ नॉट अपेयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो लियाकत बशीर साहब अपनी रिटर्न जमा ही नहीं कराते। क्या हुआ? लेक्चर नंबर 87 है। मैं कमाल होगी तेरी, लेक्चर नंबर 87। हाँ ऊपर देखा नहीं, मुझे पता जो ऊपर देखा नहीं तूने। आगे चले जी। तो सर भाई साहब अगर ATL में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? क्या रूल है सर? 0.2%, यही पढ़ा हुआ है ना? 0.2% ऑफ सेल कमीशन माइनस करने की इजाज़त है, ठीक है जी। 0.2% ऑफ कमीशन माइनस करने की इजाज़त है, सारा कमीशन माइनस नहीं कर सकते, ठीक है मेरे भाई। तो सर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या? एक्चुअल कितना है? कितना है एक्चुअल? 2.5 और 0.2% ऑफ 50। ओ मैन सो ब्यूटीफुल। कितना बनेगा जी? हाँ जी अब जरा गौर कीजिए कि हमने माइनस कर दिया 2.5, करना कितना चाहिए था? 0.1। दो ऑप्शंस हैं,
2.5 को ऐड बैक करें, 0.1 को माइनस कर दें, या फिर 0.1 कर सकते थे, 2.5 ज्यादा कर दिया, सॉरी 0.1 कर सकते थे, 2.5 माइनस कर दिया, 2.4 ज्यादा कर दिया तो 2.4 ऐड बैक कर दें। दोनों ऑप्शन हैं, या तो इसको ऐड बैक करके इसको माइनस कर दें, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं 0.1 माइनस कर सकते थे, आपने 2.5 कर दिया, 2.4 ज्यादा कर दिया तो 2.4 ऐड बैक। दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओह मैन, सेकंड लास्ट क्लास बिफोर ईद, कुर्बानी से पहले कुर्बानी। यार तुम आज घर जा रहे हो, कल तुम क्लास को नहीं ले रहे? जी नहीं, सैटरडे की कोई क्लास नहीं ले रहे तुम? कौन सी क्लास छोड़ के जा रहे हो? R1, मतलब R1 और बीलो, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम R1 बीलो छोड़ के जा रहे हो? वजह? आ जाएंगी, अच्छा ये तो ना कौन नहीं होंगी, मतलब अजीब लोग हैं, कोई टेंशन ही कोई नहीं। हमें तो टेंशन बड़ी होती थी, हम 2 मिनट भी क्लास में लेट हो जाते थे, हम तो भागते थे यार, कोई मसला नहीं, हम तो 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते थे उस गली, पतली सी गली में कि क्लास में पहुंचना। यार मर्जी है यार। जी मुझे क्या पता, सर से पूछो जाकर, सर से पूछो ना जाके। कल की क्लास हाँ कर दूंगा अपलोड, ठीक है मेरा भाई। आगे चलें। कौन है यार ये? तू मेरा भाई मुल्तान के बजाय ना इंडिया के टिकट करा ले, तू उधर चला जा। फ्रेट मर्जी है तेरी। फ्रेट चार्जेस ऑफ ₹1.2 मिलियन विच वर पेड इन कैश टू अ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी इन कराची के लोग अपनों में ईद मनाने। जी क्या करना है? कैश में अलाउ है मेरे भाई, पढ़ा हुआ है ना, फ्रेट चार्जेस कैश में अलाउ है, इग्नोर करें इसे, इसको भी इग्नोर करें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 40 मिलियन, जी क्या करना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो ऐड बैक करते हैं, आप कहेगा लेक्चर नंबर 40 लग रहा है मुझे। आगे चलें। अदर इनकम के अंदर शामिल है, हाँ ये जरा एडजस्टमेंट आपके 14 तबक रोशन करेगी ना। अदर इनकम में शामिल है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ व्हीकल विच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एक गाड़ी जो कि आग लगने पे तबाहो बर्बाद नीस्तो नाबूद हो गई थी, उस गाड़ी की अकाउंटिंग वैल्यू 6 मिलियन थी, उसी 6 मिलियन के बराबर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इंश्योरेंस क्लेम कंसिडर हुआ होगा अकाउंटिंग के अंदर? ओके, क्या अकाउंटिंग वालों ने कोई गेन लॉस एड लेस किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा। कैसे किया होगा? कुछ भी नहीं किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब है गेन लॉस कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने एक और ब्लंडर मार दिया, उन्होंने 6 मिलियन इंश्योरेंस क्लेम जो मिला ना उसको अदर इनकम में डाल दिया। ऐसे ही है ना, लिखा हुआ है अदर इनकम इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन। क्या ये 6 मिलियन उनको अपने इनकम में डालना चाहिए था कि नहीं? नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, पहले मुझे बताएं, उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन ऐड किया हुआ है? किया हुआ है। अब बताइए करना चाहिए था कि नहीं? बोले तो सही यार, करना चाहिए था कि नहीं? नहीं करना चाहिए था। वो कोई से वो बेचने, वो गाड़ी की कंसिडरेशन, वो अकाउंटिंग वालों खुदा का वास्ता FR1 पढ़ा, तू बड़ी FR1 पढ़ा है, एसेट को जब डिस्पोज ऑफ करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में गेन लॉस लेके जाते हैं कि कंसिडरेशन ही ले जाते हैं? गेन लॉस लेके जाते हैं ना, तो गेन लॉस तो बनता ही कोई नहीं है अकाउंटिंग वालों का, क्योंकि आपकी 6 मिलियन और बुक वैल्यू बराबर बराबर है। तो ये भाई साहब क्या लेके गए होंगे? ये भाई साहब कंसिडरेशन उठा के ले गए, तो क्या करूं फिर? तो सर 6 मिलियन ऐड बैक करेंगे ना हम, ये तो आपकी कहीं से इनकम बनती नहीं है, तो ऐड बैक नहीं लेस, खुदा के बंदो, इनकम में गया हुआ है तो लेस होगा ना। तो इसका मतलब है कि कंसिडरेशन तो कहीं से भी इसमें नहीं जानी थी भाई, और गेन लॉस बनता कोई नहीं है, वो गया नहीं, तो बस यही एडजस्टमेंट हो गई। द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल बिफोर द फायर इंसिडेंट वर ₹10 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो सर गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 10 मिलियन है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 मिलियन है, तो क्या करना है मेरे भाई? जी मेरे भाई, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। इस गाड़ी की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कहां पे? 7.5 पे। तो सर 75 लाख की ये गाड़ी है, और कब खरीदी गई? 1 अक्टूबर 19 को। तो सर क्या पहली डेप्रिसिएशन 2020 में चार्ज की जाएगी? ऐसे ही है ना? तो बताएं जी 15% के हिसाब से। नहीं बोल रहे। 11,25,000 पहली डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू बताइए?
63 लाख और 75,000। दूसरी डेप्रीसिएशन 2021 में चार्ज हुई होगी इस गाड़ी पे, बताइए 15%। 9 लाख। बुक वैल्यू बताइए 6375,000 माइनस 956250, 54 लाख। ले जी, इस वक्त इस गाड़ी की टैक्स बुक वैल्यू ये है, ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ होगा? नेक्स्ट ये हुआ कि 6 मिलियन हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला। क्या ये हमारे लिए टैक्स के अंदर कंसिडरेशन है? पढ़ा हुआ है ना सेक्शन 77 में कि इंश्योरेंस क्लेम, जुडिशल और सेटलमेंट, वो सब बातें वो कंसिडरेशन होती हैं। तो सर जी जो हमें 6 मिलियन मिला, क्या इसी को ही कंसिडरेशन मान लूं या इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा? सर सेक्शन 22 याद है आपको कि जिस गाड़ी की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसकी कंसिडरेशन को भी एडजस्ट किया जाता है। इनटू बी ओवर सी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड, बी इज 75 लाख एंड सी इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। बताइए। नहीं करते थे ऐसे? अजीब लोग हैं यार, पता नहीं पिछले दूसरे जन्म में ये बातें पड़ी थी, आज 7वां जन्म हो गया हमारा, पता नहीं कौन लोग हैं यार, बताएं। $45 लाख होगा। कंसिडरेशन भी एडजस्ट हो गया 45 लाख पे, ठीक है जी। तो सर 45 लाख कंसिडरेशन, बुक वैल्यू बन गई 5.42 कर ले, तो सर लॉस आ गया कि गेन आ गया? लॉस कितना जी? 4.5 माइनस 5.42, मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया ना। 0.92 बड़ा याद आ रहा है आप लोगों को। ये लॉस है जी, माइनस हो गया। समझ आ गया एडजस्टमेंट? तो सर आपने गाड़ी की कॉस्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया, गाड़ी की कंसिडरेशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया, और आपने अपना गेन लॉस निकाल लिया। किसी का कोई सवाल? जी भाई चलें आगे, आगाज करें। चलिए जी, उसके बाद वो कहते हैं जी अमाउंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम टू डेबिटर्स, दैट इज शमीम एंड फहीम। ओ मैन गुड, शमीम एंड फहीम। These amounts had been written off in the last year, details are as follow। यार अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं यार, आपको फॉर्मूला याद है? तू बोलेगा फॉर्मूला, ए इंटू बी ओवर सी। हाँ बताओ बैड डेट का क्या है? इंटू ए इंटू बी ओवर सी। ए क्या है? वो अब देखता रहे कि वो देख के हंस रहा है कि हंस के देख रहा है? हाँ ए क्या बैड डेट में ए इंटू बी ओवर सी क्या है? इधर देख मेरा भाई गुजरा वाला। हाँ जी, हाँ तो बताएं ना बैड डेट क्या करना है इस एडजस्टमेंट का? बड़ा तू मुल्तान जा रहा है, बताएं क्या रिवाइज करना है? बोलना एडजस्टमेंट बैड डेट की मेरा भाई। किस दिन छुट्टी पे था? जिस दिन पढ़ा था, किस दिन पढ़ा था ये? पता नहीं, वो कह रहा पता नहीं। बेटा तुझे जो उस दिन छुट्टी पर नहीं भी था ना, मैं तेरे से वो भी पूछूंगा ना, तुझे वो भी नहीं आता होगा। तू अपनी हालत देख ले। फिर तू आगे अगस्त में मैसेज आएगा तेरा 29 अगस्त को, सर जी बताएं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ूंगे मैं पास हो जाऊंगा। ये हाल होना तेरा 29 अगस्त पे। तो भाई कोई मसला नहीं, ट्रेलर रिलीज़ हो गया परसों, एडवांस बुकिंग जुलाई में जारी है, और फिल्म जो नुमाइश के लिए पेश की जाएगी ना सिनेमा घरों में, वो सितंबर के आखिरी हफ्ते से है। ठीक है, आगे तो खुद समझदार है मेरा भाई जी। कौन बताएगा मुझे फिर बैड डेट का? हाँ भाई, और कौन जा रहा है घरों को? अब नहीं हाथ खड़ा करेंगे, अब कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। हाँ जी, क्या करना है इसका बताएं। सॉरी, नहीं फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, टोटल कितना रिकवर किया मेरे भाई? 16.8 शमीम ने, तो आपको पता है ये अकाउंटिंग रिकवरी है, लेस हो जाएगी, और फहीम की अकाउंटिंग रिकवरी 10.6 है, ये भी लेस हो जाएगी। ऐसे ही होता है। तो सर टैक्स की रिकवरी कैसे निकलेगी? शमीम 16.8 रिकवरी, टोटल बैड डेट्स लेस बैड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन।
ले जी, ये एक्सेस टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी होगी शमीम की। व्हाट अबाउट फहीम? सेम फार्मूला लगा के उसका भी कैलकुलेट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके यार ये सवाल बड़ा हैवी सवाल था। आगे चलें। रेंट ऑफ 21.6 मिलियन, सर ये इसमें शामिल है, निकाल दें इसमें से, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट हो रही है, दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑन 1 जुलाई 2021 आसमान लीज्ड वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग्स अलोंग विद पौधा टू कामरान। सर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो अदर सोर्स है। तो इन्होंने अपनी बिल्डिंग पौधे के साथ मंथली रेंट 1.8 मिलियन पे दे दी, पेबल इन एडवांस। तो सर हम तो पता है हमें कि अदर सोर्सेज एक्रूवल बेसिस है। ओके अदर सोर्सेज एक्रूवल बेसिस है, तो हम क्या करेंगे फिर? यार आपको शर्म नहीं आती? अदर सोर्सेज एक्रूवल बेसिस है तो बोल क्यों नहीं रहे? मैं 6 दफ़ा बोला एक्रूवल है, एक्रूवल है, बोल नहीं रहे। यस सर, ओके सर, ठीक है सर। पता नहीं कौन लोग हैं यार, मुर्दा ज़मीर, स्कल्पचर्स, मुजस्समे, बोलते ही नहीं है। अब कह रहे हैं वो बोलता था, देख लो उसका क्या हाल हो गया। चार्जेबल आ गया अदर सोर्सेज में, चार्जेबल आ गया अदर सोर्सेज में। द बिल्डिंग वॉज परचेज्ड फॉर ₹85 मिलियन ऑन 16 अगस्त 2019 एज अ सेकंड परचेज प्लान एट अ कॉस्ट ₹64 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर कास्ट रिसीव्ड इन कटर ₹2 फंड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का? 1.5 1/5 क्यों? सर ये अदर सोर्स है, अदर सोर्स में एज इट इज माइनस होता है, ये माइनस करेंगे। और क्या माइनस होगा? और क्या माइनस होगा? सर जी डेप्रीसिएशन, क्योंकि अदर सोर्सेज में खर्चे माइनस हो सकते हैं, और साथ हमने ये भी पढ़ा कि डेप्रीसिएशन माइनस हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस केस में जिस सूरत में इनकम आ रही हो बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी को रेंट आउट करने से। तो सर बिल्डिंग की कॉस्ट उसने आपको दी हुई 85 मिलियन, टैक्स ईयर 20 में खरीदी थी, तो सर एक डेप्रीसिएशन लग जाएगी 20 की, एक लग जाएगी 21 की। 21 की बुक वैल्यू आ जाएगी, उस पर 22 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर दें। क्या ख्याल है? तो ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी पे आ जाएं। मशीनरी हमने इसी साल खरीदी है मेरे भाई, तो सर ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है मशीनरी? हाँ तो सेकंड हैंड होती तो है। अच्छा सेकंड हैंड इंपोर्टेड एलिजिबल होती है, लोकल नहीं होती। तो सर इस पे एलिजिबल नहीं लगेगा, इस पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगेगी 34 पे, वो माइनस कर दें, तो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। क्या मसला है इसके अंदर? आगे चलें। PJC liability include amount of rupees 14 million and 17 million in respect of purchases made on 18 March 2018 and 1 August 2018 respectively. These purchases were allowed as admissible deductions while computing income from business in their relevant tax years. उन साल में इनको खर्चा माइनस करने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन आज तक ये पेएबल हैं। सर पहले बात करते हैं 14 मिलियन की, जो कि 18 मार्च 18 टैक्स ईयर 18, तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 18 के बाद से 3 साल थे इसको पे करने के लिए। 19, 20, 21 नहीं पे हुआ तो 22 में ऐड कर दें। हम कौन सा सवाल कर रहे हैं? 22 का ही कर रहे हैं, तो ऐड कर दें, ऐड कर दें। एंड व्हाट अबाउट 17? सर ये टैक्स ईयर 19 है, इसके लिए साल है 20, 21 और 22, इसको 23 में ऐड करेंगे। तो जब आपको 23 का सवाल आएगा ना, तो वहां पे जाके ऐड करेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रेम जी। आगे चलें। हाँ लिखा हुआ है प्रेम जी एम कंपनी, मैंने क्या कहा, उस सवाल का नाम है प्रेम जी। ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ रुपीज 2.8 मिलियन वर वेव्ड बाय द बैंक ऑन रीशेड्यूलिंग द लोन। दीज चार्जेस वर क्लेम्ड एज एडमिसिबल डिडक्शन इन द टैक्स ईयर 2020। जी हमने क्या करना है इसका, और बताएं क्या करना है हमने इसका? जी हम इसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि एक फ़ायदा हमें हुआ और वो फ़ायदा हमने माइनस किया हुआ था, तो अब ऐड बैक करेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन ऑफ फिक्स एसेट अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट व्हिच वर लीज्ड टू अराउंड प्रोग्राम अमाउंट टू 48 मिलियन। क्या करना है इसका? ये माइनस करना है, प्लेट में रख के डेप्रिसिएशन आ गई। आगे चलें। अदर इन्फॉर्मेशन ऑन 15 अगस्त 2021 आकाश एंटेड डेरिवेटिव, ओह मैन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड। भाई ने गोल्ड खरीदने का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर 21। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सेटलमेंट डेट एंड अर्नड अ नेट गेन ऑफ रुपीज 23 मिलियन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जी क्या करना है? सर ये कैपिटल गेन है कि स्पेकुलेशन है? सवाल कितने लोग करके आए हैं और सोल्यूशन के साथ मैच कितने लोग करके आए हैं? हाँ जी, तो जो लोग मैच करके आए हैं कम से कम वो तो बोले ना। हाँ जी क्या करना है?
जी जी सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, स्पेकुलेशन में जा रहे होते हैं। तो ठीक है, स्पेकुलेशन में सीधा 23 मिलियन चला जाएगा, और मैं क्या बताऊँ आपको इसमें। ऑन 30 जून 2022 आकाश एंटर अर्नड कैपिटल गेन्स ऑफ ₹20 मिलियन ऑन सेल ऑफ हिज प्लॉट विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जून 19, सेपरेट ब्लॉक कैपिटल गेन, और 3.6 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, दीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 जून 21। सर कैपिटल गेन एनटीआर। ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी 70 मिलियन। ऐड करके रेट पर्पजेस के लिए शामिल कर देंगे और टैक्स निकाल लेंगे। मेरे ख्याल में सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी। नहीं, इसको बैंक में, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल करेंगे। हम ये ज्यूम करेंगे कि इसको ये कर्जा जो है ना बेसिकली बैंक बिजनेस के लिए मिला, हम ये जम्पशन ले लेंगे। चलें जी, बाकी 3 सवाल जो रह गए ना, ये आपने ईद की छुट्टियों में करके आने हैं। खुदा का वास्ता है, आप लोग आज जा रहे हैं, सैटरडे या संडे है, क्या करना है आपने सैटरडे संडे को? अजीब लोग हैं, मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। हम तो ईद के दिन भी बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, इसमें क्या है? पता नहीं क्या आप लोग ईद समझते हैं, पता नहीं ईद आ गई, पता नहीं क्या हो गया। जी बिल्कुल सर। चले जी, आप लोग आएंगे सफ़ा नंबर बला 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 10 पे। आइन पढ़ते हैं 1973 का आइन के तनाजुर में। सर 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। चलिए जी, आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। जी कितने बजे? वो जुमा है उसके बाद? नहीं यार, बाकी को नहीं कहा हुआ मैंने, न्यूमेरिकल कराना है, काम ज़्यादा है, इतना नहीं हो सकता। सफ़ा नंबर 10। ओके जी, कल बात हुई थी कि आपके 2 ख़जाने हैं, एक FCF और एक PF। ठीक है जी। जो FCF है उसमें तमाम रेवेन्यूज़ आते हैं टैक्स वाले, उसके अंदर जो कर्ज़े हमने हासिल किए होते हैं वो आते हैं, और इसके अलावा अगर किसी मुल्क ने हमें कर्ज़ा वापस किया तो वो आता है। इसके अलावा जितने भी पैसे हैं वो जुर्माने वगैरह के, वो सारे PF में जाते हैं। कस्टडी इन ख़जानों की पार्लियामेंट के पास होती है। हर साल एक बजट प्रेजेंट किया जाता है आर्टिकल 80 के तहत, और उसके अंदर 2 तरह के खर्चे बताए जाते हैं। एक वो खर्चे जो आर्टिकल 81 के तहत हमें आइन ने बताए हुए, और दूसरे खर्चे वो जो आइन के अलावा वाले होते हैं। जो खर्चे आइन वाले हैं वो जब आर्टिकल 82 के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं असेंबली के अंदर, तो उन पर सिर्फ डिस्कशन होती है, उन पर वोटिंग नहीं होती। जबकि जो आइन के अलावा वाले खर्चे होते हैं उन पर बाकायदा डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, उनको कम भी किया जा सकता है। जब आर्टिकल 82 के तहत ये खर्चे अप्रूव हो जाते हैं तो आर्टिकल 83 के तहत ये चले जाते हैं वज़ीर आज़म साहब के पास, और वज़ीर आज़म साहब उनको एज़ इट इज़ साइन करके अप्रूव कर देते हैं, और फिर वो साइंड शेड्यूल वापस पार्लियामेंट में आता है और उनको दिखाया जाता है कि देखो वज़ीर आज़म ने साइन कर दिया है, और उसके बाद वो खर्चा जो है वो अप्रूव हो जाता है, और फिर आप उस पर जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक होगी बात जी? जी नहीं सर, वो नहीं है इसके अंदर, वो अलग है, वो अदर में जाती होगी, उधर से निकल जाती होगी। इसमें बेसिकली जो आखिरी पॉइंट है ना ई, वो उसमें कवर हो जाते होंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आर्टिकल 84। सर आपने बजट तो प्रेजेंट कर दिया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई खर्चा बजट में लिखा ही नहीं होता लेकिन वो करना पड़ जाता है। हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने एक खर्चा बजट में लिखा था 20 करोड़ का, लेकिन उस पर लग गए 30 करोड़। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आर्टिकल 84 आएगा, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में इट इज फाउंड, ये पता लगा
दैट ऑथोराइज एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज इनसफिशिएंट, कि कोई भी ऑथोराइज्ड खर्चा किसी सर्विस का काफ़ी नहीं है, और एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड, या एक नए काम के लिए आपको खर्चा चाहिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसको आप बजट में शामिल नहीं कर सके। जैसे सर ये कोविड आया था तो पता थोड़ी था कि कोविड आना है, तो बजट में मेडिकल का एक्सपेंस उतना रखा ही नहीं था, तो जब कोविड आया तो पता लगा कि ओहो ये खर्चा तो करना पड़ गया। तो इसका मतलब है कि बाद में पता लगा कि ये खर्चा करने की ज़रूरत है, और दैट अमाउंट स्पेंड ऑन एनी सर्विस एक्सीड्स द अमाउंट ग्रांटेड, या जो भी अमाउंट पे आपको जो भी अप्रूवल आपने ली थी खर्चा उससे ज़्यादा हो गया, द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सर ये फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज का मतलब ये होता है कि जो वफाकी काबीना होती है ना, वजीर होते हैं जिसके अंदर, ये तमाम लोग सबसे पहले अप्रूव करते हैं। ये बजट भी जो आया था असेंबली में, इससे पहले काबीना ने अप्रूव किया था ये बजट, तो बजट अप्रूव करने के बाद वो असेंबली में आता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले बजट जब बनता है ना तो उसको काबीना अप्रूव करती है, तो काबीना के अप्रूव करने के बाद वो जाता है किधर, पार्लियामेंट में। तो सर यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि सबसे पहले काबीना अप्रूव करेगी। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली अ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट। और तरीका वही है भाई, अगर आपको मजीद पैसे भी चाहिए तो फिर आप दोबारा से काबीना से अप्रूव कराएंगे, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, उसको पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब अप्रूव करेंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट को ला के दिखाया जाएगा कि देखो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अप्रूव कर दिया है, फिर आप पैसे निकाल सकते हैं। तो तरीका तो वही है भाई। हाँ जी, बस ये समझ लें कि ये दिस इज मिनी बजट, ये मिनी बजट ही है। बोलें बोलें, नहीं बोलेंगे? वो बोले तो सही। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद है जी आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 ये कहता है अगर वजीर आजम है ही नहीं, वह मुल्क में नहीं है, मुल्क में वजीर आजम नहीं है, असेंबली है, असेंबली है, तुम्हारा सवाल फारग हो गया, असेंबली है, वजीर आजम नहीं है। द नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट इन एडवांस of estimated expenditure for a part of financial year not more than 4 months if authentication of schedule is pending। सर वजीर आजम साहब साइन ही नहीं कर रहे या वजीर आजम साहब है ही नहीं, तो सर 4 महीने तक नेशनल असेंबली बगैर अप्रूवल किए हुए काम चला सकती है। तो इसका मतलब है 4 महीने के अंदर अंदर आपको या तो वजीर आजम को ढूंढ के लाना है या फिर आपको नया वजीर आजम अपॉइंट करना है। सर वजह ये हो सकती है कि अगर आप जैसा बंदा वज़ीर आज़म बन गया उससे तो फारग हो जाना ना, वैसे ही वो किसी मुल्क में जाएगा फिर वापस ही नहीं आएगा, और ढूंढते रहेंगे वो किधर चला गया, इसको ढूंढो, ठीक होगी बात। तो इसीलिए फिर वो उन्होंने कहा कि चलो यार 4 महीने काम तो चलेगा ना कम से कम, ऐसा तो नहीं ना है कि जी खर्चा करना है और पानी का बिल देना है पार्लियामेंट का, पता लगे वज़ीर आज़म साहब है ही नहीं, साइन ही नहीं कर रहे, तो कम से कम काम तो चले ना। तो 4 महीने तक का उन्होंने टाइम दिया, तो 4 महीने में या तो आपको ढूंढ के ले आएंगे या फिर नया बंदा अपॉइंट कर लेंगे। क्या ख्याल है? और ठीक है, और जालिमो ठीक है। तो सर आर्टिकल 85 के अंदर वज़ीर आज़म गायब है और आर्टिकल 86 में वज़ीर आज़म तो है, असेंबली गायब है। ये कैसे हो सकता है? सर निगरान हुकूमत, काकड़ साहब मौजूद थे ना अभी, तो असेंबली नहीं थी, तो निगरान हुकूमत की बात हो रही है। तो वो कहता है कि जी शक्ति टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व, असेंबली फारग हो गई है, लास्ट मैन स्टैंडिंग इज गवर्नमेंट, निगरान। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व, अगर नेशनल असेंबली गर्क नहीं होता, क्या होता है? खत्म कर दी गई, डिसॉल्व, गर्क तो कुछ और होता है ना, डबो दी गई। द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज, काकड़ साहब क्या करेंगे? एक्सपेंस ऑथराइज करेंगे फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 months इन अ फाइनेंशियल ईयर इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर इज पेंडिंग। तो सर काकड़ साहब 4 महीने तक साइन करके पैसा निकलवा सकते हैं। सर तभी तो कहा जाता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो तो 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करने हैं, ये बात है मेरे भाई, क्योंकि अगर 4 महीने से ऊपर चले गए तो खर्चों के लिए अप्रूवल कौन देगा मेरे भाई? तो मसला हो जाएगा, तो मसला तो हो जाएगा। तो सर अभी भी इलेक्शन 4 महीने से ऊपर ही हुए हैं,
अगस्त में अगर असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो सितंबर अक्टूबर दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, वो तो फरवरी में गए। तो जनवरी और फरवरी के खर्चे कैसे हुए, वो कैसे हुए? समझ रहे हो? और समझ रहे हो? और ठीक है, बात समझ आ गई। तो सर इसीलिए तो टीवी पे कहते थे, खबरों में कहते थे कि आइन जो है उसको पामाल किया जा रहा है। तो सर ये पामाल किया जा रहा है भाई। ठीक है जी। तो ये बात हो रही थी कि सर 4 महीने से ऊपर जब वो कर ही नहीं सकता, आप कैसे 6-6 महीने गुजार रहे हैं? बात समझ आ गई? तो इट मीन्स के भाई अगर वजीर आजम नहीं होगा तो आर्टिकल 85, अगर वजीर आजम होगा असेंबली नहीं होगी तो आर्टिकल 86। बात वही है कि 4-4 महीने तक कर सकते हैं जी। दोनों ही ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही ना हो तो फिर तुम भी नहीं होगे, फिर मुल्क भी नहीं होगा। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट। ईच हाउस से मुराद है नेशनल असेंबली और सेनेट, दोनों हाउस के सेपरेट दफातर होंगे। हाउएवर पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड, लेकिन अगर कोई पोस्ट जो है वो कॉमन है तो उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्लीनर है, क्लीनिंग सर्विसेज के लिए हमें बंदा चाहिए, तो वो क्लीनर जो है वो क्या करेगा भाई, वो हो सकता है सेनेट को भी साफ कर रहा हो और नेशनल असेंबली को भी साफ कर रहा हो, तो वो काम किया जा सकता है जी, दोनों के लिए एक ही बंदा रखा जा सकता है। पार्लियामेंट में रेगुलेट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। तो सर पार्लियामेंट जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रेगुलेट करेगी, किस तरीके से हायरिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों हाउसेस की। स्पीकर नेशनल असेंबली का और चेयरमैन सेनेट का विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल लेके मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। तो ये भाई सब कवानीन बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को हायर करना है, किस तरीके से नहीं करना। तो ये तो ऐसी फजूल सी बातें हैं जो कि हो रही हैं। ठीक होगी बात। नेशनल असेंबली और सेनेट पार्लियामेंट के फाइनेंशियल मामलात हैं, बिल हैं, खाने पीना चाय वगैरह का बिल है, कौन पे करेगा, कैसे होंगे? द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली। तो सर नेशनल असेंबली और सेनेट के जितने भी अखराजात हैं ये नेशनल असेंबली और सेनेट कंट्रोल करेगी, एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स फाइनेंस कमेटी। सर एक फाइनेंस कमेटी बनाई जाएगी, तो ये जो फाइनेंस कमेटी बनाई जाएगी उसकी बेस पे होगा ये। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर। फाइनेंस कमेटी में एक स्पीकर होगा और चेयरमैन होगा। सर स्पीकर कौन है हमारे? एयाज सादिक साहब। चेयरमैन कौन है हमारे? यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो सर ये दोनों में से कोई एक बंदा होगा। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे औरंगजेब साहब, एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली और द सेनेट, या इसके अलावा नेशनल असेंबली और सेनेट के जो भी मेंबर वो अपॉइंट करते हैं वो लोग होंगे। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। तो फाइनेंस कमेटी जो है वो कुछ असूल बना सकती है अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए। ठीक होगी बात? तो मेरे ख्याल में ठीक है। तो सर ये सारा प्रोसीजर जो चल रहा है ना वो इस तरीके से चल रहा है कि आपने क्या करना है जी, सबसे पहले बजट बनेगा। बजट में दो तरह के अखराजात होंगे, आइन वाले और आइन के अलावा वाले। आइन वाले अखराजात पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगी, वोटिंग नहीं होगी, जबकि दूसरे अखराजात पे वोटिंग भी होगी, उनको कम भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद ये जाएंगे वज़ीर आज़म साहब के पास, वज़ीर आज़म साहब इसको साइन करेंगे और साइन करके दोबारा ये पार्लियामेंट आएगा और उनको बताया जाएगा कि अप्रूवल हो गई है। मज़ीद पैसे चाहिए हों या नए पैसे चाहिए हों, उसके लिए दोबारा से वही प्रोसीजर है, काबीना अप्रूव करेगी, नेशनल असम्बली में जाकर डिस्कशन होगी, वो अप्रूव करेंगे, फिर वज़ीर आज़म उस पर साइन करेगा, साइन करके दोबारा नेशनल असम्बली आएंगे, फिर अप्रूवल होगी। अगर वज़ीर आज़म साहब गायब हो गए हैं, नेशनल असम्बली मौजूद है, तो नेशनल असम्बली जो है वो 4 महीने तक एक्सपेंस कर सकती है। और अगर वज़ीर आज़म साहब हैं, असम्बली गायब है, तो फिर वो भी 4 महीने तक जो है वो अप्रूवल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर काबीना में वज़रा होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारे पास उस वक्त मौजूद होंगे वो सब शामिल हैं उसके अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नेशनल असेंबली में तो सब लोग हैं ना, वहाँ पे तो आपको 178 आधे लोगों की चाहिए, सादा अक्सर जिसको बोलते हैं, वो आपको चाहिए। तो अगर वो लोग मौजूद हैं तो फिर वो अप्रूवल कर देंगे।
नहीं, उन्होंने अप्रूवल भी तो करना है ना, वो भी तो नुमाइंदे हैं अवाम के। अगर नुमाइंदे अवाम के अप्रूव कर देंगे तो इसका मतलब है अवाम ने अप्रूव कर दिया, ये मतलब होता है ना इसका। हर इलाका अपने हलका जिसे कहते हैं, हर हलका अपना एक एमएनए नामजद करता है, तो पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो हल्के की अवाम ने भी अप्रूव कर दिया, ये बात होती है ना। तो सर ये सिंपल बात है कि ये टैक्स की क्लास है, ये वजीर बैठे हुए हैं, ये अप्रूव करेंगे, इसके बाद कॉलेज के तमाम स्टूडेंट से अप्रूवल ले जाएगी जिसमें आप भी होंगे। तो अगर आधे स्टूडेंट ने अप्रूव कर दिया तो बस ठीक है, कहानी खत्म। तो हम अगर एक पेज पे होंगे तो ही आगे जाके बात करेंगे ना सबके साथ। मतलब जी सैटरडे को छुट्टी है, हमने अप्रूव कर दिया सैटरडे को छुट्टी है, अब जाके कॉलेज से वोट करना है, तो जब कॉलेज से वोट करेंगे तो फिर क्या होगा भाई? ठीक है जी, ओके। एक बंदा एक दफ़ा कॉल करके बंद क्यों नहीं कर देता? वो 5-5 कॉलें क्यों करता है? आगे चलें। अच्छा जी, ये हो गया जी फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर्स। उसके बाद आ गया जी प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। ओ मैन, दे आर रियली द सेम, दे आर रियली द सेम। भाईजान आपने एक काम करना है, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर है ना उसको कन्वर्ट कर देना है चीफ मिनिस्टर में, ठीक है? तो सर ये देखिए, ये मैं मिटा दूं जरा, एक मिनट। प्राइम मिनिस्टर को कन्वर्ट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के अंदर, ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट और ठहर तो जा, प्रेसिडेंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा गवर्नर के अंदर, ठीक है? नेशनल असेंबली को कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। बाकी जहां सुप्रीम कोर्ट लिखा है वहां हाई कोर्ट आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? तो सर ये तब्दीलियां हैं। और एक तब्दीली और है सर, आर्टिकल 85 में लिखा है कि अगर वजीर आजम गायब हो गया है तो 4 महीने तक नेशनल असेंबली अप्रूव कर सकती है। इधर आए जरा, इधर है आर्टिकल 125, अगर प्रोविंशियल असेंबली है, चीफ मिनिस्टर गायब हो गया तो 3 महीने तक अप्रूव कर सकती है, ठीक होगी बात। तो कोई भाई साहब कहा करते थे कि अगर मैंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली डिसॉल्व कर दी तो 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं, आइन कहता है। क्योंकि अगर 3 महीने तक इलेक्शन ना हुए तो उसके बाद खर्चे कौन अप्रूव करेगा? लेकिन माशाल्लाह आपकी असेंबली तो 13 महीने चल गई, आपकी हुकूमत तो 13 महीने चल गई, ठीक है जी। तो सर प्रोविंशियल असेंबलीज आपकी जनवरी 23 में डिसॉल्व होके फरवरी 24 तक चली हैं। तो इसका मतलब है निगरान हुकूमत बगैर किसी असेंबली के काम करती रही है। ऐसे ही है, हालांकि आप सिर्फ 4 महीने तक ये काम कर सकते थे, 4 महीने में इलेक्शन होने थे कि अगर आपका आर्टिकल 126 के तहत असेंबली डिसॉल्व हो गई है और सिर्फ निगरान हुकूमत बैठी हुई है तो वो 4 महीने तक अप्रूव कर सकती है। 4 माह में इलेक्शन होने ही होने हैं, ठीक है? आगे आप खुद समझदार हैं, बस आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ, बस आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ, मैं क्या जवाब दूं? आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ। नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं क्या बताऊँ। आर्टिकल 160 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। सर बड़ा बड़ा रिस्क है भाई, बड़ा रिस्क है, ठीक है जी। और चले आगे, और सब अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस यानी कि वफाक और सूबों के दरमियान पैसों की तकसीम, ठीक है जी। अच्छा जी, होता क्या है, होता क्या है मेरे भाई? होता ये है, सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा, ऑन करें सर। ओए ये सारी बात आ गई उसमें अंदर, अच्छा सॉरी है। अच्छा आगे चलें। अच्छा ये आपको थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि वफाक और सूबों में पैसों की तकसीम का मतलब क्या है। सर वफाक और सूबों में पैसों की तकसीम का मतलब ये है कि असल में होता ये है कि पैसा पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है टैक्स का, लेकिन सूबे कहते हैं कि सर हमने, पंजाब कहता है कि सर देखें पंजाब में बहुत से लोग नौकरियां भी कर रहे हैं, बिजनेसेस भी कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और टैक्स भी जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है? टैक्स भी जनरेट करके दे रहे हैं। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि सड़कें सारी पंजाब हुकूमत बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पंजाब हुकूमत दे रही है,
तो वो पंजाब हुकूमत बाद में शिकायत करती है कि सर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं, दफातर हमने बनाए हैं, लोगों को फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, टैक्स सारा शहबाज शरीफ साहब आप ले जाते हैं, ये क्या बात हुई? तो हमें इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो सर वो जो हिस्सा मिलना है ना, उसकी बात हो रही है। तो सिंध भी ये कहता है, KPK भी ये कहता है, बलूचिस्तान भी ये कहता है। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि सिंध कहता है जी कि कराची इतना टैक्स जनरेट करके देता है पर हमें उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। तो ये सारा वो लड़ाई है जो इस आर्टिकल के तहत होती है। तो सर इस पैसों की तकसीम मुनसिफाना हो जाए, इसके लिए बनाया गया आर्टिकल 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFC, हु मे बी मेंबर ऑफ NFC। NFC में कौन कौन होगा या कौन कौन NFC का मेंबर हो सकता है? द प्रेसिडेंट शेल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 साल। वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम 5 साल का वक्फा दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो NFC बनाएगा कंसिस्टिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सर इस कमीशन के अंदर वफाकी हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, एंड सच पर्सन्स एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। या फिर प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पेक्टिव गवर्नर के साथ डिस्कशन करेगा और अगर किसी और बंदे को भी अपॉइंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर वफाक का फाइनेंस मिनिस्टर, सूबों का फाइनेंस मिनिस्टर और इसके अलावा कोई भी बंदा होगा वो इस कमीशन में आ सकता है। सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है ना, इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं, पास पेपर में आपको नजर आएंगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जी। क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल अभी मौजूद है NFC, ये 2008 के बाद से ऑपरेशनल है। ठीक है, हाँ 5 साल बाद दोबारा बन जाएगी। नहीं नहीं, 5 साल तो मैक्सिमम टाइम है ना, उससे पहले डिसॉल्व किया जा सकता है। हाँ 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 हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो मैक्सिमम 5 साल है ना, क्योंकि हुकूमत की लिमिट भी 5 साल है, तो इसलिए उन्होंने 5 साल ही रखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा ये NFC करेगा क्या? व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ NFC? वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ NFC टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। सर इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशंस देनी है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। वो कहते हैं कि जो टैक्स का पैसा वफाक में और सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्होंने उसका फॉर्मूला निकालना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। फिर ये लोग क्या करेंगे? द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में सैलाब आ जाते हैं, तो उनके पास जब थोड़े से रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो वफाकी हुकूमत फिर उनको सपोर्ट करती है। तो सर वो जो सपोर्ट कर रही है उसमें क्या होगा भाई? उसमें क्या होगा? उसमें फिर वो लोग जो हैं वो सपोर्ट करेंगे और NFC कहेगा कि सर आप किस हद तक इनकी मदद कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ द बोरिंग पावर्स, किस हद तक कर्जा लिया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान जो कहता है ना कि जी IMF से इस साल इतने अरब डॉलर कर्जा लेना है, ये लोग बताते हैं, ये लोग बताते हैं कि सर इतना कर्जा ले लें, फारिग हो गए हम। और आखिरी बात, एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर कोई और मैटर रेफर करेगा तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये तमाम ड्यूटीज होंगी जी NFC की। ठीक होगी बात? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? हम चलते हैं तो पाकिस्तान चलता है। अच्छा ठीक है। यार एक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ, पहले भी ये बात हो चुकी है कि अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाए ना, किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब पाकिस्तान की खबर आती है ना तो एक सहरा दिखाते हैं जिसके पीछे पहाड़ होते हैं, उस पर मौलवी फिर रहे होते हैं, ट्रक जीपें बंदूकें लेके लोग फिर रहे होते हैं, दैट्स इट। तो बाहर बैठ के ना लगता ये है
कि ये पाकिस्तान ऐसा है। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, आपको अफगानिस्तान की खबर दिखाई जाती है, आपको नज़र आता है अमरीकी फ़ौजी फिर रहे हैं, हाथों में उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए हैं। इसी तरीके से एक बंदा उसी तरह वही बच्चे और वो गरीब गुरबा टूटे हुए घरों में फिर रहे हैं और दैट्स इट। आपको लगता है अफगानिस्तान बस यही है? जाना चाहेंगे अफगानिस्तान? आप जाना चाहेंगे अफगानिस्तान? क्यों? जो इमेज दिखाई जाती है, असल में यही पॉइंट है, जो इमेज दिखाया जाता है। आप कभी भी इराक जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जो इमेज दिखाया जाता है जी बड़ा ख़तरा है वहाँ पे। तो सर आप कैसे यकीन कर लेते हैं कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा इमेज दिखाया जाता है? उनको भी वही दिखाया जाता है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। यहाँ तक एग्री करते हैं आप? ओके, ये तो बात होगी इंटरनेशनल लेवल की। अब इन हाउस आ जाए। इन हाउस आपको जो दिखाया जाता है आप वो देखते हैं, आपकी वो अप्रोच बन जाती है। आपको 2001 से ये खबरें दिखाई जा रही हैं, बस उल्ट गई बंदे मर गए, बस खाई में गिर गई बंदे मर गए, डकैती हो गई कत्ल हो गया, एटीएम से पैसे निकालते हुए डकैती हो गई कत्ल हो गया, एक बस ने 6 बंदे बाइक वाले नीचे दे दिए, खबरें ख़त्म। आपको लगता है कि पाकिस्तान में अच्छा कुछ है ही नहीं? आपके सवाल का जवाब है इसके अंदर। आपको लगता है इस मुल्क में कोई अच्छा बंदा नहीं है? इस मुल्क के अंदर आपको लगता है जी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा? आपको लगता है ये मुल्क फारग है? ये मुल्क किसी भी टाइम फारग हो जाएगा? 20 साल से ये सोच बन रही है आपकी, यही बन रही है? ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जब आप आएंगे ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आपको ना ज़रा खुद चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, तब आपको पता लगेगा नहीं भाई, इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूरा टैक्स दे रहे हैं, स्टिल दे रहे हैं। इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं, कारोबारी लोग, जो शायद इस वजह से बैठे हैं कि जी इस मुल्क में बेहतरी हो। अभी कल मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, ही इज़ अ वेरी ह्यूज मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, उसकी अपनी कंपनी है। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा यार तू यू आर द फॉरेन नेशनल, क्या करने आए यहाँ पे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हालांकि कल बजट आया था ना, तो डिस्कशन मेरी उनके साथ हो रही थी, वो कह रहे थे यार बताएं क्या चेंज आई है, हम कंसल्टेंट है उनके साथ। तो मैंने उनको सारा कुछ बताया, तो कहते हैं यार क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, ये वो दिस एंड दैट जो गुफ्तगू होती है। मैंने फिर उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए? आप तो फॉरेन नेशनल हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, पासपोर्ट है निकले। उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाईजान मुझे अपने अंदर का बीस्ट मारना है, अपने अंदर के जिन को मारना है, मुझे अपना जो जुनून है ना कि नहीं जी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, वो मैं यहीं बैठ के कर सकता हूँ, मैं बाहर बैठ के नहीं कर सकता। हालांकि मुझे पता है, मैंने तो उनका पूरा बिजनेस देखा हुआ है, मुझे पता है कि ही कैन अर्न मोर आउटसाइड, ही विल बी मोर कंफर्टेबल आउटसाइड, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि नहीं यार मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर जाऊँ। बेशुमार लोग मिलेंगे आपको ऐसे। तो इसलिए सर उस पर यकीन ना किया करें जो आपको दिखाया जाता है। देयर इज ऑलवेज एन अदर साइड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की हमेशा अदर साइड होती है। आपको नजर आता है 113 पे टीम आउट हो गई, टीम फारिग सब वेले। सर आप एक दफा उस पिच पे जाके खेलें तो सही, आप वो रिजवान की स्वीप शॉट पहले एक दफा देखें तो सही कि क्यों मारी उसने, क्यों आधी बॉल पे पिच पड़ी थी और बॉल बैठ गई थी। ये जब तक आप खुद फेस नहीं करते ना, आपको ये बातें समझ नहीं आती। दूर से देख के बातें करना बड़ा आसान होता है। तो इसलिए हमेशा अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखा करें। आपका मुल्क बहुत बेहतरीन है स्टिल, आपका मुल्क में बहुत कैलिबर है स्टिल, आपकी हुकूमत में बहुत से अच्छे लोग हैं, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग हैं। आपकी कम्युनिटी है, सब लोग अच्छे हैं? नहीं। सब लोग बुरे हैं? नहीं। तो सर कैसा हो सकता है कि हर इदारे में सिर्फ अच्छे लोग हों या हर इदारे में सिर्फ बुरे लोग हों? देयर इज अ मिक्स एंड मैच। सर थोड़े दफा करें, आगे चले। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट पढ़ लें, फिर बात कर लेंगे। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट, अच्छा जी, टैक्सेस पार्लियामेंट कौन कौन सा लगा सकती है? द टैक्सेस रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आर एस फॉलोज। सर ये सारी आसान है, पार्लियामेंट कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है आपको पता, सारी लगा सकती है। हाँ तो सारी सीधी बात है, उन्होंने टैक्स लगाना है। आपके इंडिया की पार्लियामेंट थोड़ी लगाएगी कि पाकिस्तान में ये टैक्स लगा दो। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स लगा सकती है। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है जो कंपनी पे लगता है, बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रिम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन जो एफसीएफ की इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगा सकते ये लोग, गवर्नमेंट की इनकम पे। सेल और परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूम, वही इनकम टैक्स हो गया। कॉटन की एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। सर हमारा मुल्क ना कभी टेक्सटाइल का एक गढ़ हुआ करता था, तो हमारे मुल्क में जितनी भी कॉटन कपास बनती थी ना, उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर देते तो लोकल यूजेज जो है ना उसका वो पूरा नहीं हो पाता था।
तो हुकूमत ने क्या किया जी, हुकूमत ने कहा कि आप जो है ना वो कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर एक्सपोर्ट करेंगे फिर आपको हमें ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो वो ड्यूटी पे करके तो जो नेट बचता था इन लोगों के पास बिल्कुल ही थोड़ा बचता था, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोकल दे देंगे, तो इसलिए लिखा हुआ है सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट सच अदर टैक्सेस स्पेसिफाइड द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये तो इख्तियार है कि जो भी प्रेसिडेंट कहेगा वो हम कर सकते हैं। ओके let's move forward. The share of the provinces in each award of National Finance Commission shall not be less than the share in the previous award. वो कहता है कि अगर इस साल 2022 में सूबों को 1 करोड़ रुपया मिला है तो फिर 2023 में वो 1 करोड़ से कम नहीं हो सकता, वो 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब है हर अगले साल में आपने सूबों को पिछले साल से ज़्यादा पैसे देने हैं। और ठीक है, आगे चलें। The federal finance minister and provincial finance minister shall monitor the implementation of the award biannually. सर सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर और वफाक का प्राइम मिनिस्टर सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर और वफाक का फाइनेंस मिनिस्टर साल में 2 दफ़ा इन कमेटी की वर्किंग को जो है वो चेक करेंगे। देखिए पैसे तो कंटिन्यूस ट्रांसफ़र हो रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि जी साल में 1 दफ़ा ट्रांसफ़र होंगे, वो कंटिन्यूस ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, बस वो मॉनिटर करते रहेंगे। एंड ले देयर रिपोर्ट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों में रिपोर्ट रखेंगे, देखें जी हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, एंड प्रोविंशियल असेंबली और सूबाई असेंबलियों में भी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ये रिकमेंडेशन जब प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द एनएफसी द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ द टैक्स रिसीट्स व्हिच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। तो सर प्रेसिडेंट बताएगा कि कितना हिस्सा किस सूबे को जाना चाहिए। दैट शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। ठीक है जी, जिस सूबे को शेयर जा रहा है उस सूबे की गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना, आवाम के पास थोड़ी जाएगा। एंड शेयर शैल नॉट फॉर्म ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। देखिए पूरे मुल्क से टैक्स आ रहा है, वो टैक्स अगर खजाने में चला गया तो खजाने से निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काबीना की अप्रूवल, पार्लियामेंट की अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल, फिर वापस पार्लियामेंट में, और फिर आपको पैसा निकलवाना पड़ेगा। वो कहता है कि यार जो पैसा सूबे का है उसको खजाने में डालो ही ना, उसको बारों बारी उनको दे दो। तो ठीक है कोई मसला नहीं। आपको अगर 1,000 रुपया पूरे मुल्क से मिला हुआ है तो बजाय इसके कि पहले आप पूरा 1000 अपने खजाने में शामिल करें, उसके बाद पूरा प्रोसीजर लगा के उनको पेमेंट करें, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप एनएफसी को कहें कि कैलकुलेशन करो। उसने कहा सर पंजाब को 200 देना है। एनएफसी की रिकमेंडेशंस आपके सामने इस आर्टिकल के तहत नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में चली गई हैं, सबको पता लग गया। तो आपने 200 रुपया जो है वो यहीं सही सूबों को दे दिया और अपने खजाने में 800 जमा कराया। लोग उठ के कहेंगे असेंबली में कि सर ये क्या बात हुई, आपका टैक्स तो 1000 था, आपने 800 क्यों जमा कराया? आप कहेंगे खुदा के बंदे, एनएफसी ने क्या अपनी रिकमेंडेशन प्रेजेंट नहीं की थी? कि एनएफसी ने कहा नहीं था कि सूबों को हमने 200 देना है? तो सर 200 हमने खजाने में शामिल ही नहीं किया, हमने बारों बार भेज दिया, तो बाकी 800 देखो बच गया, जमा करा दिए। ओके ये 1000 इस वक्त खजाने में जमा नहीं हुआ होगा, ये अभी एफबीआर के जेब में पड़ा होगा, एफबीआर ने ट्रांसफर करने होंगे उधर। ठीक होगी बात, ये ऐसे होगा। और ठीक है और सब अच्छा है, चलें। तो भाई ये सब कुछ अच्छा। आपको पता है आपके सदर की जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी ताकतें हैं। ऐसा नहीं है कि सदर को 23 मार्च और 14 अगस्त पे धूप लगवाने के लिए रखा हुआ है कि वो उसको साल में 2 दिन धूप लगवा देंगे तो सेट हो जाएगा। नहीं सर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस मैन। उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, आप इजी लेते हैं उन्हें, तो बड़ी 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 शक्ति है उनके पास। The recommendations of the NFC shall be laid before both houses and provincial assembly। तो सर सदर साहब की अप्रूवल के बाद ये तमाम कागजात पहुंच जाएंगे असेंबलियों के अंदर। और सर सदर साहब अप्रूवल करने से पहले भला क्या कर सकते हैं? बिफोर एनी ऑर्डर रिगार्डिंग शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स प्रेसिडेंट मे मेक सच अमेंडमेंट्स इन द लॉ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल एज ही कंसीडर नेसेसरी। सर वो चाहे तो तितर बितर कर सकते हैं, वो कह सकते हैं पंजाब वालों मुझे कहते हो, मुझे बातें लगाते हो, काट दो इनके पैसे,
सॉरी बोलो पहले, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी बोलोगे तो पैसे वापस करूंगा, नहीं करूंगा। सिंध वालों, ऐसी की तैसी तुम्हारी, केपी के वालों आंखें दिखाते हो मुझे। तो सर सदर साहब ये कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। ओके, तो सर सदर के साथ जरा इजी नहीं लेना आपने सदर को, आप सदर को बहुत इजी लेते हैं। प्रेसिडेंट का बहुत लेवल है भाई, बहुत स्कोप है, प्रेसिडेंट बन जाए वैसे, है नहीं जी? अच्छा, भाई के पास शक्तियां भी बहुत हैं, भाई को पैसे भी मिल जाते हैं और भाई को कहता भी कोई कुछ नहीं। ऐसे ही है ना, अवाम जो भी बोलती है हुकूमत को बोलती है, वो कौन सी हुकूमत है? हुकूमत तो असेंबली में बैठी है, हुकूमत तो वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत तो काबीना है। वो भाई साहब अय्याशी भी पूरी कर लेनी, शक्तियां भी इंजॉय कर लेनी, और लेवल, और भाई पूरे पाकिस्तान में पहली तनख्वाह इनकी निकलती है। पढ़ा था ना सर, सदर बन जाए बहुत स्कोप है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें, ठीक है? सदर बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐवी मुफ्त की परेडें भी देख लेंगे, सल्यूट भी पड़ जाएंगे, और क्या चाहिए आपको? तनख्वाह भी 8-9 लाख मिल जाएगी, धूप भी लग जाएगी। सही बात है। इनकी क्वालिफिकेशन ये एक अलग बहस है, ये एक अलग बहस है। द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर मेक ग्रांट्स इन एड टू द प्रोविंसेस इन नीड ऑफ असिस्टेंट एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो प्रेसिडेंट साहब हुक्म चला सकते हैं जी कि सूबों को आप इमदाद दे दें, और ये इमदाद जो है वो कौमी खजाने से दी जाएगी। किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है? चले जी, अब हम एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्लास का प्लान आप सुन लीजिए। इंशाल्लाह इसके अंदर हम ये चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह चैप्टर 12 में एक पॉइंट हमारा रह गया जी, वो हमने छोड़ा हुआ एक पॉइंट पे 256 पे, वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और बाकी हमने इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करना है जी। टर्म टेस्ट कितना बताया था आपको? जितना पढ़ा है उतना कर लें। अच्छा, चैप्टर 2 निकाल दें, जितना पढ़ा है उसमें से चैप्टर 2 निकाल दें। अच्छा, इनकम टैक्स, अच्छा सुने तो सही, इनकम टैक्स में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 1 से लेके 16 तक। इसमें से दूसरा निकाल दें, इसमें से चौथा निकाल दें, 14वां, सॉरी पढ़ा नहीं ना अभी, इसमें से 15 निकाल दें, बस ठीक है। बाकी 12वां क्यों नहीं? एओपी होगा, एओपी बिल्कुल होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े सियाने हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जी। नहीं सर, ऐसे नहीं, लेट हुआ है तो कुछ तो होगा ना, छुट्टियां आ रही हैं पूरी हफ्ते की, कसाई आप बकरे काटने आपने करना क्या? एंजॉय करना है। तू क्या दूसरों के बकरे देख के वीडियो बनाता है? एंजॉय करना है, अजीब आदमी है तू तो मेरे भाई। इसीलिए जरा छुट्टियां हैं। नहीं 16वां निकाल दे, खुदा का होकर चैप्टर निकलवाने वाला निकलवा, 16वां निकाल रहे, उसमें है क्या? इनकम फ्रॉम, अच्छा मैं सैलरी भी निकाल देता हूँ, बिजनेस भी निकाल देता हूँ, छठा भी निकाल देता हूँ, 9वां 10वां कहना सारे निकाल देता हूँ, बाकी का टेस्ट दे दें। अजीब आदमी है तू यार। बस ये 3 चैप्टर निकल गए हैं इनकम टैक्स में से, दूसरा 14वां और 15वां, बाकी सारा आपका सिलेबस है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जुमे के बाद 2:15 बजे कैमरामैन शौकत के साथ, सलमान हसन, जियो न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफ़िज़।